नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में इस वक्त विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से परिस्थितियां निर्मित हो रही है, हर दिन कुछ नए बड़े खुलासे हो रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने 85 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया, जिसमें दावा किया गया है 43 नए उम्मीदवार हैं। ऐसे ही नए चेहरों को लेकर अब कुछ नई बातें सामने आ रही है। हालांकि पुराने छत्रपों को टिकट देने से जमीनी कार्यकर्ता पहले ही खासे परेशान हैं। इनमें से एक नया चेहरा है भिलाई के वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से रिकेश सेन। ये यहाँ स्थानीय पार्षद हैं, बीते कई बार से ये पार्षद हैं। इनका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। ये वीडियो तब का है जब भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत रूप से उनकी उम्मीदवारी घोषित नहीं की थी। 2 अक्टूबर को जैसे ही अनधिकृत सूची मीडिया में आई, उसमें रिकेश सेन का नाम था। तब 3 मंडल अध्यक्षों ने पार्टी मुख्यालय जाकर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई और अपनी आपत्ति के साथ एक वीडियो भी संप्रेषित किया। आज जब रिकेश सेन अधिकृत उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं, तब एक बार फिर सोशल मीडिया में वो वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बारे में जब हमने पड़ताल की तो काफ़ी हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। कई और ऐसे ही स्टिंग वीडियो की जानकारी हमें मिली है, जहां बेहद आपत्तिजनक बातें हैं। फिलहाल आप इस कमीशन वाले वीडियो पर गौर करें। जो एक फिक्स जो अमाउंट होता है, जैसे महापौर का 1% नहीं होता ना, आप बंद कर दिए ना हम लोग। क्यों? सब बंद हो गया ना भैया यहाँ पे। हम लोग करीबन 3 कार्यकाल जब भैया थे ना, भैया उस समय कमीशन चलता था। जब रसीद का कार्यकाल उस समय कमीशन चलता था। कमीशन चलता था भैया। जब वो था क्या नाम है, निरंजन दास भैया खुद 4% लेता था। ठीक है ना, 4% खुद लेता था। ठीक है, मशीन लेता था। हमारी सरकार थी ना, हमारा कार्यकाल था। नहीं, आपका कार्यकाल था। अच्छा, भाजपा का कार्यकाल था इसलिए। अब लेकिन भैया को क्यों मिलता था कमीशन? क्योंकि भैया निरंजन दास जो कमिश्नर वो भैया का था। अच्छा, तो भैया उसमें 10% लेता था, 4 भी लेता था, बैंकर लेता था, सबको छोड़। ऐसा क्या? तो इन लोग से भी सब देते थे, सैलेज सब देते थे कमीशन, जितने ठेकेदारी करते थे भैया को। सब देते थे, और जो नहीं देता तो उसका फाइन नहीं, आगे नहीं बढ़ता। अरे उस समय तो भयंकर बवाल चलता था भैया इसी कमीशन को लेके, और काम को साइड होकर मिलता था। अभी वो सब बंद हो गया। कमीशन का भी 2% होता था, कमिश्नर का भी बंद हो गया। अच्छा, कमिश्नर को नहीं मिलता हमारे यहाँ महापौर को नहीं मिलता, बंद कर दिए। हमारे यहाँ सिर्फ अधिकारियों को, सब इंजीनियर को 2%, ए को 2%, ई को 2%, पार्षद को 1%, और आपका वो अकाउंट में जाता है। अकाउंट में जो सोनी है वो लेता है। अभी तो लिखा है ये चंद्राकर HK है। हाँ, तो HK को भी मिलता होगा। HK अपने हिसाब से ले रहा है। HK तो कुर्राट आदमी भी है, 4-5% खा जाता होगा अकेला। 10% भी हमको बांटना ही पड़ता है। अच्छा, ये वीडियो सही है या गलत, इसकी तकनीकी जांच होना अभी बाकी है। लेकिन जो बातें सुनाई आ रही है, वो दावा किया जा रहा है कि रिकेश सेन इस वीडियो में बोल रहे हैं संगठन का 2%, इंजीनियर का 2%, अकाउंट ऑफिसर का 1%, ऐसी तमाम बातें कहते हुए वो प्रेम प्रकाश और विद्याधर भसीन जो दिवंगत विधायक हैं, उनका नाम ले रहे हैं। हालांकि यहाँ उन्होंने प्रेम प्रकाश कहते हुए सरनेम का उल्लेख नहीं किया। यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि इस वीडियो के विरुद्ध कांग्रेस की ओर से भी अभी कोई आपत्ति नहीं आई है, और भारतीय जनता पार्टी ने जहां चुप्पी साध रखी थी, तो हमने भाजपा के नेताओं से संपर्क किया। ऐसे ही भाजपा के एक नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय स्तर पर जिला मंत्री हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं, PG की डिग्री है, जयप्रकाश यादव किस तरह से खुल्लम खुल्ला अपने ही पार्टी के प्रत्याशी के विरुद्ध जो हुंकार भर रहे हैं, उनके एक एक शब्दों को आप गौर करें। नगर निगम भिलाई में कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार का खेल कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर जो किया गया था, क्या इतना कम नहीं है इसका विरोध करने के लिए? और ये व्यक्ति कभी भारतीय जनता पार्टी के बैठकों में, कार्यक्रमों में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर कभी चला नहीं, और ऐसे व्यक्ति को टिकट देते हैं। हमारे विधायक जी के उनके जीते जी अर्थी उनके घर के सामने निकाली गई थी, वो इसी
रिकेश सेन के द्वारा निकाली गई थी। जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे परवान चढ़ता जाएगा, कई और तस्वीरें सामने आएंगी। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एक फोटो जारी करते हुए बताया कि कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन को लेकर बैठक के दौरान सीएम भूपेश बघेल कैंडी क्रश खेल रहे थे। सीएम के इतने फुर्सत में होने पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से तीखा तंज कसा गया। इसे लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के तेजस्वी सूर्या जो रायपुर आए हुए थे, उन्होंने कुछ बातें कही और उसके बाद सीएम भूपेश बघेल का भी बयान सामने आ गया। पूरे प्रदेश में एक इर्रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट काम कर रहा है और इस इर्रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का जो निर्देश है, इसका एग्जाम्पल है, इसका भ्रष्टाचार भी है, उसका तुष्टीकरण राजनीति भी है और परिवारवाद भी है। और आजकल मुख्यमंत्री जी को भी पूरी जानकारी है कि वो वापस नहीं आ रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के टिकट स्क्रीनिंग कमेटी के मीटिंग में वो स्वयं कैंडी क्रश खेलते हुए बिजी है। खेलना कोई अपराध है क्या? और हम तो हमेशा खेल भावना से बिल्कुल, मैं कभी तनाव नाम नहीं रहता। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव आते ही सक्रिय होते हैं। हम 5 साल सक्रिय रहे, 5 साल लोगों के बीच रहे, काम करते रहे। तनाव में अब जैसे जैसे चुनाव, अब कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा और तनाव हमारा कम हो जाएगा। फिर प्रचार जहाँ शुरू हुआ तो और बिल्कुल तनाव मुक्त। और फिर दूसरी बात यह है, मैं भोजन करने के बाद रात में थोड़ा कैंडी क्रश खेलता ही। ये कैंडी क्रश वाला मुद्दा कितना जरूरी है या गैर जरूरी, इस बारे में ठीक आंकलन लगाना मुश्किल है। कुछ लोगों को तो बहुत आनंद आता है, कुछ लोग इसे बेमतलब का मुद्दा बताते हैं। ये बातें मैं आप पर छोड़े जाता हूं। चुनाव के दौरान ऐसी कई तस्वीरें अभी सामने आएगी। जशपुर से एक वीडियो सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री गणेश राम भगत, जो कि डीलिस्टिंग के मुद्दे पर काफी आक्रामक होकर धर्मांतरण के विरुद्ध कार्य करते रहे। डीलिस्टिंग के मुद्दे पर उनकी मांग है कि जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया, उन्हें आरक्षण का लाभ कैसे दिया जाए। उन्हीं गणेश राम भगत को टिकट नहीं दी गई। गणेश राम भगत जमीनी स्तर के नेता हैं, काफी कद्दावर हैं, काफी प्रभाव है, खासकर आदिवासी अंचल में। जशपुर में उनका काफी नाम है। वो जशपुर से टिकट चाहते थे, टिकट नहीं मिलने के बाद वो फूट फूट कर रोते रहे। मत भूलिए बाबा। इतनी बड़ी घटना, राम प्रकाश और हमारे तमाम के दिल में क्या बीत रहा होगा। हम लोग सीरियसली नहीं ले रहे। अभी नहीं हुआ तो जशपुर गया। ऐसी एक तस्वीर दंतेवाड़ा से सामने आई है, जहां से 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बस्तर से एकमात्र आदिवासी विधायक निर्वाचित करवाया था, भीमा मंडावी, जिनकी बाद में नक्सलियों ने कायरतापूर्ण तरीके से बारूदी सुरंग के माध्यम से हत्या कर दी। बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं भीमा मंडावी की पत्नी से सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिलवाकर चुनाव लड़वाया। उस उपचुनाव में भीमा मंडावी की विधवा ओजस्वी मंडावी चुनाव में सफल नहीं हुई। उम्मीद की जा रही थी 2023 में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर ओजस्वी मंडावी को मौका देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद भीमा मंडावी की बेटी दीपा मंडावी का भी एक वीडियो सामने आया है। उन्होंने अपना दर्द कुछ इस तरह से साझा किया है। मैं दीपा मंडावी, स्वर्गीय भीमा मंडावी की बेटी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे भाजपा पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं एवं नेताओं से ये पूछना चाहती हूँ कि पार्टी ने मेरी मम्मी श्रीमती ओजस्वी भीमा मंडावी को विधानसभा की टिकट न देकर मेरे पापा के बलिदान को बेइज्जत किया है। हमारे दंतेवाड़ा की जनता के लिए और हमारी भाजपा पार्टी के लिए क्या मेरे पापा के बलिदान की कोई कीमत नहीं है आप सभी पार्टी वालों के सामने? क्या मेरे पापा से कोई कमी रह गई? जबकि आज भी जनता सिर्फ मेरे पापा को चाहती है और मेरे पापा के इसी अधूरे कार्य को और उनके सपने को पूरा करने के लिए मेरी मम्मी पार्टी में आई थी, राजनीति में उन्होंने कदम रखा था और मैं आज अभी
हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं एवं नेताओं से ये पूछना चाहती हूँ, मुझे मेरे इस सारे सवालों का जवाब चाहिए कि आप लोगों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। दरअसल जब जब चुनाव होते हैं, प्रत्याशियों की निजी जिंदगी से जुड़े ऐसी ही कई वीडियो और जानकारियां सामने आती है। कुछ लोगों का मानना है कि यदि आपको आपके खानदान और पीढ़ियों के बारे में जानकारी ना हो तो चुनाव लड़ लीजिए। आपके प्रतिद्वंदी या आपके विरोधी खोद कर ऐसी जानकारी आपके बारे में लाके देंगे जो आपको खुद को भी पता नहीं होगी। ये कारण है कि वैशाली नगर से अभी एक वीडियो सामने आया है, ऐसे कई और वीडियो सामने आएंगे। वहाँ रिकेश सिंह के बारे में जो स्पष्ट जानकारी मिली है कि वो पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद निर्दलीय भी चुनाव लड़े, निर्दलीय पार्षद रहते उन्हें प्रेम प्रकाश पांडे जो पूर्व मंत्री है, भाजपा में प्रवेश उन्होंने दिलवाया, नेता प्रतिपक्ष बनाया। दावा किया जा रहा है कि जब वो नेता प्रतिपक्ष थे तब का ये वीडियो है जिसमें वो काफी सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में प्रश्न खड़ा होता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट मैदान में उतारने के पहले वाकई कोई सर्वे करवाया भी था या कुछ बड़े नेताओं की इसमें चली है। आरोप लग रहा है कि डॉक्टर रमन सिंह की इस बार अच्छी चली है। सरोज पांडे को हाशिए में डाल दिया गया है, न तो उन्हें टिकट दी गई और न ही उनके किसी समर्थक को टिकट दी गई। पहले दावा किया जा रहा था कि संघ पृष्ठभूमि से आए हुए, विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को काफी महत्व दिया जाएगा, लेकिन जानकारों की माने तो टिकट वितरण को लेकर काफी आक्रोश है। आने वाले दिनों में कांग्रेस की भी लिस्ट आने वाली है, साथ ही साथ कांग्रेस और भाजपा दोनों के घोषणा पत्र आ जाएंगे। जैसे ही कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी आमने सामने होंगे और घोषणा पत्र में तुलना की जाएगी, उसके बाद जनता क्या कहती है, एक्सपर्ट क्या कहते हैं, तमाम ऐसी हकीकत को हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई 2018 की तरह पार्टी का मैनिफेस्टो ही चुनाव जितवा सकता है, जैसा कि कांग्रेस के साथ हुआ था। 2500 रुपए क्विंटल धान, कर्जा माफी, शराबबंदी, नियमितीकरण जैसे वो तमाम मुद्दे आज जनता मौजूदा सरकार से ज्यादा पूछेगी। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी भी एक बड़े विजन को लाने की तैयारी में है। घोषणा पत्र के माध्यम से जो बड़े बड़े बिंदु सामने आ रहे हैं उनकी हमारे पास जानकारी है, लेकिन खबरों की पुष्टि नहीं होने के कारण हम भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल होने वाले उन मुद्दों को फिलहाल नहीं रख रहे हैं। लेकिन यह कांग्रेस के लिए समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने फिलहाल जाति आधारित आरक्षण के मुद्दे पर अपनी सहमति प्रकट की है। पहले कांग्रेस की वर्किंग कमेटी इसे लेकर सहमत नहीं थी, लेकिन कांग्रेस के सबसे कद्दावर और प्रभावशाली नेता राहुल गांधी की विशेष मांग पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी को अंततोगत्ता मानना पड़ गया कि यदि हम सत्ता में आए तो हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। यहाँ एक बात समझने वाली है कि क्या ऐसी बातों का असर विधानसभा चुनाव में होगा, तो शुरुआती तौर पर लगता है कि ये तो मुद्दा केंद्रीय स्तर का है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। डिजिटल और सोशल मीडिया के दौर में मुद्दे बहुत जल्दी प्रभावकारी होते हैं, खासकर जातियों से जुड़ा मुद्दा बेहद संवेदनशील होता है। लेकिन यह गौर करना होगा कि जनता पहले से कई गुना ज्यादा स्मार्ट हो चुकी है, खासकर ओबीसी वाले मुद्दे पर। जब कांग्रेस की ओर से इस तरह के मुद्दे सामने रखे जाते हैं तो लोग इतिहास खंगालते हैं और पूछते हैं कि आखिर वो क्या कारण था कि 6 सितंबर 1990 को जब कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने करीब 2.5 घंटे पार्लियामेंट के अंदर अपनी बातें रखी और मंडल आयोग की उस सिफारिश का विरोध किया जिसमें 27% ओबीसी को आरक्षण देने की व्यवस्था थी। तब उसका विरोध नेता प्रतिपक्ष के रूप में कांग्रेस की ओर से राजीव गांधी ने किया था। इतना ही नहीं, इससे करीब 10 साल पहले 1980 में राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी जब चुनाव लड़ रही थी, तब कांग्रेस की ओर से एक नारा दिया गया था, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मुहर लगेगी हाथ पे। ये बातें 1980 में कांग्रेस की ओर से की गई थी। और उससे भी अगर मैं पहले जाऊं, 1951 में जब पहली बार देश की आजादी के बाद जनगणना हुई थी, तब भी नेहरू की सरकार ने जाति आधारित जनगणना का इतना पुरजोर विरोध किया जो आज तक संभव नहीं हो पाया। यदि 1951 में जाति आधारित जनगणना हो जाती तो आज भी देश में वो ट्रेंड चल रहा होता। इससे पहले 1931 में अंग्रेजों के जमाने में जाति आधारित जनगणना हुई थी, 1940 में जनगणना नहीं हुई। जबकि इतना ही नहीं, काका कालेकर और मंडल आयोग की जो रिपोर्ट आई जो जाति आधारित जनगणना से कहीं ना कहीं संबंधित थी, वो भी कांग्रेस के कार्यकाल में आई, लेकिन तब भी जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। मौजूदा समय में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, 2015 में वहां जाति आधारित जनगणना की गई। उसके बाद कई सालों तक कांग्रेस की सरकार थी और अभी भी
कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन अभी जब कांग्रेस के सामने कोई वहां रोक टोक नहीं है, बावजूद इसके उस रिपोर्ट को अभी तक उजागर नहीं किया गया। और यदि मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो यहां भी 2019 से क्वांटिफाइबल डेटा आयोग बनाया गया, जिसमें अक्टूबर 2022 तक जातियों की जनगणना की गई, जिसके आधार पर आरक्षण को बढ़ा कर दिया गया। विधानसभा के माध्यम से 2 विधेयक लाए गए, लेकिन यह जान के आपको हैरानी होगी कि आज तक उस क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया, न ही विधानसभा में और न ही राज्यपाल की मांग पर। 2011 में मनमोहन सिंह की केंद्र में सरकार थी, तब कास्ट एंड इकोनॉमिक सर्वे हुआ। उस सर्वे की रिपोर्ट 2014 तक लाई जा सकती थी जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, लेकिन आज तक वो रिपोर्ट सामने उजागर नहीं हुई। यदि मैं ओबीसी की राजनीति पर भाजपा के स्टैंड की बात करूं तो इस वक्त मौजूदा मोदी सरकार में 35% मंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं और खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी पिछड़ा वर्ग से आते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक बात यहाँ समझनी होगी कि जिस तरह से अभी के राष्ट्रपति और पहले के राष्ट्रपति को क्रमशः दलित और अनुसूचित जनजाति वर्ग से उन्होंने चुना, यहाँ भाजपा का स्टैंड एकदम साफ है कि किस तरह से जातियों को महत्व देने के मामले में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कहीं आगे नजर आ रही है। खासकर ओबीसी वाले मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव प्रचार करना है। 2019 में नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ की सभाओं में कहा था कि छत्तीसगढ़ की जो ओबीसी आबादी है, जिसमें अधिकांश साहू समाज के लोग हैं, यदि यहाँ के साहू गुजरात में रहते तो वो मोदी कहलाते। उनके ऐसे बयान से स्पष्ट है कि कितनी बारीक निगाह केंद्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जातियों के मामले में रखी जाती है। जाति आधारित सियासी गणित को समझने का आगे हमें और मौका मिलेगा। जातियों से जुड़ी हुई जनगणना के कई मौके थे, लेकिन वो सतह पर आज तक नहीं आ सके। लेकिन चुनाव के मौसम में जैसे ही हमारे नेता कुछ ऐसी बातें करते हैं जहां उन्हें लगता है कि जनता तो मूर्ख है, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए डिजिटल का दौर है, लोग तुरंत क्रिया की प्रतिक्रिया करते हैं। भारत वो देश है जहां 70% से ज्यादा आबादी 35 साल से नीचे है और वो स्मार्ट और युवा आबादी तुरंत प्रश्न पर प्रति प्रश्न करती है। पहले की तरह लोग अब चुप नहीं बैठते, साधन अपार है, इनमें गूगल जैसे तमाम विकल्प हैं। इन सब मुद्दों का गहराई से अध्ययन करने के बाद हमें अपने नेताओं से पूछना चाहिए जो हमारे पास वोट मांगने आएंगे कि आखिर हम आपको वोट क्यों दें। देश और समाज के साथ हमारा अपना खुद का 5 साल का भविष्य आपके पास गिरवी क्यों हो। बेमुद्दे राजनीति करने वाले लोगों से सावधान रहें, खासकर ऐसे लोगों से जो प्रलोभन देते हैं चुनाव आयोग से बचने के लिए। अब कानूनी आवरण ओढ़कर फ्री वाली पॉलिटिक्स दी जाती है, यहाँ चुनाव आयोग भी कुछ नहीं कर सकता। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो हमारे वोटों को खरीदना चाहते हैं। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन ध्यान रखें इस बात का कि राजनीति में अच्छे लोगों को प्रमोट करें, क्योंकि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। नमस्कार।